हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 2, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल। जी हाँ, हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल ये इकाई 2 है। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1 की वीडियो हम ला चुके हैं, आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 2 की, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण, यानी कि जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसे सिखाने के लिए जो कौशल, जो स्किल चाहिए उसकी बात हम करेंगे। या इसे सीखने के लिए कौन कौन सी, यहाँ पर याद रखिएगा किसी खास भाषा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हिंदी भाषा की। नॉर्मली ऐसे कि भाषा शिक्षण के कौशल ये नहीं, वो हमारी तीसरी इकाई है। ठीक है, सभी भाषाओं को सीखने का कौशल एक अलग यूनिट है और हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल एक अलग यूनिट है जो अभी हम देख रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल इकाई जो 2 है आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगा पहले मैं बता देता हूं क्लियरली। पहले हम बात करेंगे इसके अंक योजना, ब्लूप्रिंट की, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कौन से डीएलएड के परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न इस इकाई से पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सब रहेगा। और आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए कौन सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, संभावित प्रश्न होंगे, उनके वो प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर भी डिटेल में देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होगा, इस एक वीडियो को देखकर आप महत्वपूर्ण हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अंक योजना की बात करें तो इस पर जो अंक आवंटित है कुल 12। जी हाँ, इस एक इकाई पर 12 अंक आवंटित है। इकाई 1 पर 13 अंक आवंटित है, 13 मार्क्स की यूनिट थी। इकाई 2 जो है 12 अंकों की यूनिट है। तो ये 12 अंकों की जो यूनिट है, इकाई है 12 मार्क्स की, इसकी अगर हम बात करें तो इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3। कितने क्वेश्चन है भाई इस पर? 3 है ना। जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3 है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। फिर 2 अंक का एक प्रश्न आएगा अति लघु उत्तरीय वाला। फिर इस पर आप 3 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, ठीक है, लघु उत्तरीय वाला। फिर 4 मार्क्स का भी एक प्रश्न यहाँ पर आने वाला है। जी हाँ, तो इस प्रकार से 4 नंबर का 1, 3 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और 3 वस्तुनिष्ठ, 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12। इस प्रकार से इस एक इकाई पर 12 अंक आवंटित है, टोटल 12 मार्क्स अलॉटेड है। क्लियर है, अंक योजना की बात हो गई। चलिए अब बढ़ते सीधा सीधा महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बहुत कम समय बचा है, आपने तैयारी नहीं की है, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो या फिर क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली मनचाहा कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां से आप मैराथन वीडियो लेक्चर्स, जहां से आप एक्सक्लूसिव शॉर्ट वीडियो लेक्चर, जहां से आप हैंड रिटन नोट्स, डिटेल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण वाले, एमसीक्यूज हर विषय के हर इकाई की, ये सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, सब देख सकते हो और पूरी तैयारी 100% कर सकते हो। हजारों छात्र हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनमें से कर सकते हो, 90+% स्कोर कर सकते हो। मार्केट से कोई नोट, सीरीज, किताब किसी आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन नहीं, मात्र एक कोर्स, संपूर्ण तैयारी 90+% स्कोर के साथ। चलिए तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और कोर्स में, पर अभी फिलहाल बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि पहला प्रश्न है, मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। जी हाँ, मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? आईएमपी क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछ ही चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मौन वाचन जिसे अंग्रेजी में साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं, ये प्रोफेशनल इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी इसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मौन वाचन होता क्या है, मौन वाचन के उद्देश्य पूछा है। अब ऐसे शांत रहकर मन में बिना शब्दों का उच्चारण किए, बिना ध्वनि निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। परिभाषा तो ऐसी हो ही जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करते क्यों है ना, शांत रहकर आखिर क्यों पढ़ते हैं, बिना बोले क्यों पढ़ते हैं, मन के मन में क्यों पढ़ते हैं ना, अगर ऐसा कोई पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है। तो इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ लिख दो एक लाइन की, मौन वाचन के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ऐसा लिख दो, मौन वाचन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, छात्रों की तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना, है ना। क्या होता है, जब हम मन के मन में पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो तीव्र गति से, तेजी से ज्यादा पढ़ सके, इसलिए मौन वाचन जो है उन्हें सिखाया जाता है। दूसरा, छात्रों की परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना। बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं, है ना, उन्हें पता तो है इसका अर्थ, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसे सक्रिय करना, यानी उन शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाना। ये भी इसी से हो पाता है, क्योंकि मन में है जानते हैं, पर मन में पढ़ेंगे तो मन के मन में, दिमाग में रिकॉल करेंगे, उन शब्दों को याद करेंगे, है ना, दोहराएंगे। ठीक, और क्या कि पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने के योग्य बनाना। यानी जो पाठ्य सामग्री है, यानी पढ़ने के लिए जो कंटेंट, जो सामग्री दी गई है, उसे जब मन में पढ़ेंगे तो पढ़ने से उसका अर्थ निकाल सकेंगे, उसका अर्थ समझ पाएंगे, क्योंकि मन में पढ़ रहे हैं तो मन में ही सोचेंगे, मन में उसका अर्थ निकालेंगे, मीनिंग, है ना, ये सारी चीज। और क्या, अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना। ठीक है, अवकाश यानी छुट्टी जब रहेगी तो, या फ्री टाइम जो है, उस फ्री टाइम में पढ़ाई की जाए। मॉन रीडिंग या न्यूज़पेपर जैसे पढ़ना, बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, है ना, साहित्य पढ़ना, ये सब क्या करता है, ये सब पढ़ने से क्या होता है कि भाई हम सही उपयोग करना सीख जाते हैं। मतलब छात्र की बात हो रही है, छात्र जो है सही उपयोग करना सीख जाते हैं अपने खाली समय का, अवकाश वाले समय का।
और क्या, छात्रों की वाचन में रुचि जागृत करना और पढ़ाई में, पढ़ने में ना, रीडिंग में बच्चों का इंटरेस्ट लाना, रुचि जागृत करना, ये सब मौन वाचन का उद्देश्य है। यानी मौन वाचन क्यों किया जाता है, या मौन वाचन करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब मौन वाचन के उद्देश्य है। यानी मौन वाचन सिखाते ही क्यों है, शांत रहकर पढ़ना सिखाते क्यों है, तो इन्हीं कारणों से, इन निम्न कारणों से। ये क्लियर है आपको, मौन वाचन के उद्देश्य क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सस्वर वाचन के गुण लिखिए। अभी मौन वाचन के उद्देश्य देख लिया, अब हम बात करेंगे सस्वर वाचन के गुण। यानी जब बोलकर पढ़ते हैं मुंह से, है ना, ओरली जब बोलकर पढ़ते हैं, तो इसके उद्देश्य बताइए, इसके गुण लिख बताइए, क्या क्या इसका खासियत होता है जब हम बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप पहले एक दो लाइन क्या थोड़ी सा लिख देंगे, सस्वर वाचन में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए। सस्वर वाचन में निम्नलिखित, यानी जब सस्वर वाचन करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ खासियतें होनी चाहिए, यानी ये चीजें करनी ही पड़ेगी जब सस्वर वाचन करेंगे बोलकर, तो ठीक है। क्या क्या, नंबर 1, पठन कार्य ऐसा हो कि लेखक द्वारा लिखी हुई विषय सामग्री के उद्देश्य को वाचन से प्रकट किया जा सके। अब जिस उद्देश्य से लिखा है किसी ने, अब उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है, ठीक है। मान लो कविता लिखी गई है कि बहुत ही प्यारा प्रेम भाव उत्पन्न हो से कविता पढ़ने से, लेकिन उसको पढ़ रहे ऐसे नीरस तरीके से कि प्रेम भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसे जब पढ़ेंगे तो हमें उस भाव को ध्यान में रखना है जिस भाव के साथ उसको लिखा गया है, क्लियर, ठीक। दूसरा, वाचन सार्थक क्रिया के रूप में होना चाहिए। वाचन जो है वो सार्थक क्रिया, यानी कुछ उसका अर्थ निकले, कुछ फायदा हो उसका, है ना, इस क्रिया, इस एक्टिविटी के साथ वाचन यानी पढ़ाई होनी चाहिए। और क्या, वाचन शुद्ध, स्पष्ट, मधुर, कलात्मक और प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। वाचन जो रहेगा, पढ़ना जो रहेगा, वो शुद्ध होना चाहिए, एकदम क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, मधुर, प्यारा होना चाहिए, ठीक है, कलात्मक होना चाहिए, है ना। और क्या भाई, प्रभाव उत्पादक, यानी इससे प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, यानी वाचन करने से कुछ प्रभाव पड़े, है ना, असर दिखाई दे। फिर वाचन मुद्रा तथा वाचन शैली उपयुक्त होनी चाहिए। वाचन मुद्रा जो होगी, यानी जिस मुद्रा में बैठकर, जिस अवस्था में बैठकर, आसन में बैठकर पढ़ेंगे, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो वाचन शैली होगी, या जिस पढ़ने का जो तरीका होगा, वो भी कैसा, उपयुक्त, अच्छा होना चाहिए। इससे अस्वाभाविकता नहीं आनी चाहिए, है ना, एकदम ऐसा नहीं होना कि अस्वाभाविक रूप से पढ़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, सस्वर वाचन में निम्नलिखित गुणों को अवश्य होना चाहिए, ठीक है। सस्वर वाचन में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए। अब ये देखो, अभी ये जो मैंने लाइन बोली कैसा नीरस लग रहा था, लेकिन उसके पहले जो बोला था कि स्वस्वर वाचन में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा लय ताल के साथ पढ़ा ना, तो वो बहुत जरूरी है ना। जब भी वाचन करेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है, मन मार के पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं। फिर गद्य एवं पद्य के वाचन में भिन्नता होनी चाहिए, यानी जब गद्यांश पढ़े और पद्यांश पढ़े तो दोनों में अंतर हो। यानी कि जब आप कहानी पढ़ रहे हो, एक राजा था, उसकी 2 बेटियां थी। राजा जो है बहुत ही दयालु स्वभाव का था, एक बेटी उसकी बड़ी चंचल थी, किंतु दूसरी बेटी बहुत दयालु थी। अब ऐसे पढ़ा। फिर अब आप कविता पढ़ने जा रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं कैसे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लग रहा है सुनने में ठीक नहीं ना। अगर ऐसे पढ़े तो, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बोला ना, ये कविता को कविता की तरह पढ़ना चाहिए, सुर और लय ताल के साथ, है ना। लेकिन जो गद्यांश होंगे उन्हें गद्य की तरह पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते, कविता हो, कहानी हो, सब एक सुर में लाइन से पढ़ देते हैं। कुछ लोग, मतलब छोटे बच्चे देखना, जब हम छोटी क्लास में थे, आप और मैं, हम सब भी रहे होंगे छोटी छोटी क्लास में, तो नहीं टीचर बुक रीडिंग करने, कविता पाठ करने खड़ा करती थी क्लास में, तो कुछ कुछ को देखते होंगे आप, कैसे बच्चे पढ़ते थे आपके साथ वाले, है ना। तो ये होना चाहिए, ध्यान रखिए, है ना। कभी भी जब गद्य पढ़ेंगे गद्यांश और पद्य पढ़ेंगे पद्यांश, यानी कहानी और कविता जब पढ़ेंगे तो कहानी को अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, कविता को अलग तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सब स्वस्वर वाचन के गुण हैं, यानी बोलकर पढ़ने के ये गुण होते हैं। जब बोलकर पढ़ते हैं तो ऐसे चीजें दिखाई पड़नी चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य बतलाइए। जो मौखिक भाषा शिक्षण यानी ओरल पढ़ना जो सिखाया जाता है, या ओरली जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाते हैं, ये मौखिक भाषा शिक्षण क्यों होता है ना, इसके थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत सा डिटेल में देखेंगे। इसके 7-8 पॉइंट हम देख लेंगे बहुत डिटेल में, क्लियर है। चलिए, तो मौखिक भाषा, मौखिक नहीं, मौखिक, है ना, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1,
पहला, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह अपने अनुभवों, भावों और विचारों को सरलतापूर्वक सहज ढंग से व्यक्त कर सके। मौखिक यानी ओरली, बोलकर क्यों पढ़ाया जाता है, बच्चों को बोलना वगैरह ये सब क्यों सिखाया जाता है, ताकि जो बच्चा है, जो छात्र है, वह अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने मन की बातें, है ना, ये सब कुछ बहुत ही आसानी से बोलकर बता पाए। क्योंकि बच्चा जब जीवन में कहीं दुखी होगा तो क्या लिख कर बताएगा सबको कॉपी में, देखो मैं ऐसा ऐसा है ना, बोलकर ही बताएगा। और अगर वो भावनात्मक रूप से नहीं बोल पाएगा, इमोशनल होकर नहीं बोल पाएगा, ढंग से नहीं बोल पाएगा, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा बोलने का। इसलिए ऐसा बोलकर सिखाया जाता है, ऐसा मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है कि वो अपने भाव, विचार, भावनाएं, है ना, इन सब को बहुत ही आसानी से, सहज रूप से दूसरों के सामने प्रदर्शित कर पाए। क्लियर? ठीक। दूसरा देखिए, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से ठीक ठीक दे सके। छात्रों को इस योग्य बनाया जाएगा कि भाई वो छात्र सभी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो है ठीक ठीक सहज रूप से दे पाए। ठीक है, बिल्कुल वैसा। इसलिए ये जो मौखिक पढ़ाया जाता है ना, इसलिए उसका उद्देश्य यही है कि बच्चा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही से दे पाए। फिर छात्रों को शुद्ध उच्चारण यानी उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, सही ढंग से उच्चारण कर पाए। फिर उचित स्वर, सही स्वर का प्रयोग करें। सही स्वर मतलब कब ऊंचा स्वर लगाना है, कब नीचा स्वर लगाना है, ये छात्र को आना चाहिए। फिर उचित गीत एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सीखे। यानी उचित हाव भाव का मतलब क्या होता है, अपने एक्सप्रेशंस, अपने हाथ ऐसे हिलाते हुए, एकदम एक्सप्रेस करते हुए, हाव भाव चेहरे पर आना चाहिए ना, तो उस माध्यम से पढ़ा पाए। ये क्या, ये सब मौखिक भाषा इसलिए सिखाते कि ये सब हो पाए। ठीक है, और क्या, और देखो, और क्या कि छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित आ जाए। बच्चों के अंदर जो है बातचीत करना, वार्तालाप करना, है ना, बातचीत करने का, कन्वर्सेशन, वार्तालाप करने का जो भाव है बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से आ सके, इसलिए भी करते हैं, ये इसलिए सिखाते हैं। और क्या, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। छात्र बिना किसी संकोच के, यानी कि बिना शर्माए, बिना हिचके, अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने रख सके, प्रदर्शित कर सके, इसलिए मौखिक सिखाते हैं। और क्या, छात्रों को मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाया जाता है, ताकि इससे होगा क्या, बच्चा अपनी बात कह पाएगा बिना किसी इंसल्ट किए, बिना किसी का अपमान किए, है ना, बहुत सहज रूप से, एकदम मधुर। कई बार ऐसा होता है, हम नॉर्मल बात बोलते हैं एकदम गुस्से में, लोगों को लगता है क्या बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन एकदम बहुत खतरनाक बात बोल दी जाती है, एकदम प्यार प्यार से बोल दी जाती है, सामने वाले को लगता है नहीं कि उसकी बेइज्जती हुई है, जबकि बोल भी दिया जाता है उस बात को। तो ये कला है बोलने की, आना चाहिए। अच्छा वक्ता, अच्छा बोलना, स्पीकर होने के लिए ये सब गुण होने ही चाहिए। फिर छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी कही हुई बात का औचित्य किसी उचित रूप से मतलब उनको जो बात कही गई है, उनको जो बात सिखाई गई है ना, वो अपनी कही गई बात को बड़े प्यार से, सही फैक्ट के साथ सिद्ध कर सके। अभी आप देखना, कई सारे नेता लोग ने टीवी में बहस करने आते हैं, डिबेट में, कुछ कुछ नेता इतने अच्छे से प्यार से बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, सामने की बोलती बंद हो जाती है। और कुछ लोग जिनको नहीं आता ढंग से, लगेंगे चिल्लाने, ये हो गया, वो हो गया, चिल्लाएंगे, जोर जोर से आवाज निकालेंगे, अपनी बात ढंग से साबित भी नहीं कर पाते। होता है ऐसा, है ना। छात्रों को धारा प्रवाह, प्रभाव उत्पादक वाणियों बोलना सिखाना। छात्रों को, धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंट, और प्रभाव उत्पादक का मतलब होता है असरदार, है ना। तो छात्रों को एकदम फ्लुएंट, एकदम इफेक्टिव, असरदार तरीके से बोलना, उस भाषा में बोलना, उस वाणी में, समाज में बोलना सिखाना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। तो ये सब मौखिक भाषा शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि भाई अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। ठीक है, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरली जब कोई अभिव्यक्त करता है किसी चीज को, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर ओरली बोलकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, और अच्छे से कैसे अभी अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, दर्शा सकता हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब दर्शाना, एक्सप्रेस करना। तो अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है? नंबर एक, स्वाभाविकता, नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं नेचुरली कोई एक्टिंग करके ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में मतलब ऑफ कैमरा अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, यहाँ अलग नहीं, मैं ऐसे ही नेचुरली आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, ऐसा लगेगा नहीं कि मैं बनकर बता रहा हूँ, है ना। मेरी बातों में नेचुरलिटी आपको दिखाई, जो बोलने का मेरा तरीका है। ठीक है, स्वाभाविकता। दूसरा, शुद्धता, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, अशुद्ध शब्दों का नहीं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप, मैं, तुम कह रहा हूँ, हम कह रहा हूँ, तेरे को, मेरे को, उसको, ऐसे ऐसी चीजें शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ ना, वो खराब भाषा का, खराब शब्दों का चयन नहीं कर रहा। वो आम बोलचाल में किया जा सकता है, पर यहाँ हम फॉर्मल शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई, शिक्षा जो है बहुत ही, आप कह सकते हो, उच्च स्थान पर रखते, तो यहाँ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या, जब अच्छा ओरली बोलते हैं, अच्छा ओरल बोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा है। तो अच्छा ओरली बोलने के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। नंबर एक,
कि भाई स्वाभाविकता होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक, बनावटी नहीं लगना चाहिए। दूसरा, शुद्ध रूप से, शुद्धता होनी चाहिए, है ना, एकदम सही हो, एक्यूरेट हो, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो। फिर स्पष्टता, क्लियर, जो भी शब्द बोलो क्लियर बोलो, तोतला नहीं, है ना, मन के मन में नहीं, आधे अधूरे शब्द नहीं, एकदम स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो, साफ सुथरा, ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। और क्या, बोधगम्यता, यानी ऐसे बताया जाए कि सामने वाले का मन उसमें लगे, है ना, बोधगम्य, वो मेरे बताए हुए चीजों का अर्थ समझ सके जो मैं बता रहा हूं सामने वाला, है ना, बोधगम्यता। और क्या, सर्वमान्य भाषा, ऐसी भाषा जो सबको समझ में आए। अब मैं हिंदी क्यों प्रयोग कर रहा हूं, है ना भाई, यहाँ पर मैक्सिमम लोग कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र से, इतने जगहों से लोग जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से हैं, पर हर कोई एक भाषा से जुड़ सकता है, कौन सी है, हिंदी भाषा। तो इसलिए सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए बात करते वक्त। और क्या, शिष्टता, बहुत शिष्ट तरीके से, प्यार तरीके से, एकदम डांट डांट के बोल रहे, डांट डांट के पढ़ा रहे, मार मार के पढ़ा रहे, गरिया के पढ़ा रहे, गाली दे दे के पढ़ा रहे, ऐसा नहीं भाई, है ना, प्यार से, शिष्ट तरीके से, अच्छे से, है ना, ऐसे पढ़ा जाए। तो ये सब क्या है, ये सब अभिव्यक्ति की, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। यानी मौखिक रूप से जब आप कुछ अभिव्यक्त दर्शाते हो, ओरली कुछ बोलते हो ना, तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की क्या है, ये विशेषताएं, खासियतें हैं। स्वाभाविकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, और क्या, सर्वमान्य भाषा बोलना चाहिए, और क्या भाई, शिष्ट रूप से, शिष्टता होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है, ये सब अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की क्या है, विशेषताएं हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि भाई श्रवण के प्रकार बतलाइए। श्रवण यानी सुनना, लिसनिंग, श्रवण। तो श्रवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, है ना, श्रवण के प्रकार बतलाइए। तो श्रवण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, टोटल 3 टाइप्स हैं श्रवण के, सुनने के, ठीक है। तो श्रवण कौशल के मुख्यतः 3 प्रकार है। नंबर 1, पहला है अवधानात्मक श्रवण। अवधानात्मक यानी जब व्यक्ति एकदम ध्यान से सुने, उसका अर्थ निकालने के लिए अवधान करता है ना, इसलिए इसका नाम है अवधानात्मक। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट आने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या फिर समझने के लिए? ऑब्वियस ही बात है, समझने के लिए। तो मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं, जिसको आप सुन रहे हो इतने ध्यान से समझने के लिए, तो आप कौन सा श्रवण कर रहे हो, कौन सा सुनने का तरीका आपका, अवधानात्मक श्रवण का तरीका आपका, ठीक है। फिर वही होता है रसात्मक श्रवण। कोई पॉडकास्ट सुनते हो, कोई भाषा, कुछ कथा चलती है, तो उसमें हम मजे के लिए सुनते हैं, उसमें इंटरेस्ट आए ऐसा सुनते हैं, तो उसे रसात्मक श्रवण कहते हैं। रस आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए ना, रसात्मक श्रवण। फिर आता है विश्लेषणात्मक श्रवण, है ना, विश्लेषण करना, यानी सीखी गई जो बात बोली जा रही है उसको सुन के उसका अलग निष्कर्ष निकालना अपने मन, उसका विश्लेषण करना, सही बोला, गलत बोला, किस संदर्भ में बोला, आगे क्या बात है, इसकी मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें समझना। तो 3 प्रकार के मुख्यतः श्रवण प्रक्रिया होती है, श्रवण के प्रकार होते हैं। नंबर 1 कौन सा है, अवधानात्मक श्रवण। नंबर 2 जो रहेगा रसात्मक श्रवण, और नंबर 3 जो रहेगा वो होगा विश्लेषणात्मक श्रवण, विश्लेषण करने वाला, है ना, उस काम क्रिया हो जाने के बाद उस पर एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ठीक है। तो ये हो गया श्रवण के 3 प्रकार है मुख्यतः। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये इकाई 2 के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ये आपकी डेट की परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, ध्यान रखिएगा। पहले ही पूछे जा चुके हैं, इनको सबसे पहले कीजिए। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे। कोई कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्ट परचेस करना है। अभी भी 33% की छूट दी जा रही है, शुरू से हमने ये छूट रखा हुआ, अभी भी ये छूट मिल रही है। तो 33% की छूट पर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई कूपन कोड मत डालो, डायरेक्टली परचेस करो, आपको 33% ऑफ मिल जाएगा। कोर्स परचेस करना बहुत आसान। अन्य विषयों की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट एक बार चेक करें, जरूर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स, उन तक ये वीडियो को लिंक शेयर करें। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां इस लिंक को जरूर भेजें, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।